गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपको लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। जैसा कि ये आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज जो कि हमने स्टार्ट किया एडजॉर्प्शन चैप्टर का, ये हम लोग का बीएससी पार्ट 2 के लिए ही स्पेशली फोकस्ड है। ओके, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फिर लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो था वो दिया गया था 1916 में लैंगमुर के द्वारा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फिर लैंगमुर ने इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को डिराइव करने के लिए कुछ एजम्पशन माने थे। ओके, खुद से ही मान लिया था, 2-3 बातों को सही मान लिया था। ठीक है, सबसे पहला उसका एजम्पशन था कि किसी भी एडजॉर्प्शन, किसी भी गैस का किसी भी सरफेस पे एडजॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज करेगा यदि प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो। और इस तरह करने के बाद वो जाकर एक यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन करेगा, यूनिमोलिकुलर लेयर बनाएगा, ऐसा लैंगमुर ने बोला। ओके, एंड इसका सेकेंड एजम्पशन था कि कोई भी एडजॉर्बेंट लेयर जो होता है वो आपका होमोजेनियस होता है, दैट इज यूनिफॉर्म होता है हर एक जगह। इसका सेकेंड एजम्पशन ये था। और इसका थर्ड एजम्पशन था कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडजॉर्बेट। ओके, और इसका चौथा एजम्पशन जो था, इसने बोला था कि एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन तो होगा, अभी आपका एडजॉर्प्शन दो अपोजिंग फोर्सेस के साथ होगा। पहला बात कि आपका एडजॉर्प्शन होगा, अब एडजॉर्प्शन होगा मीन्स की मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी टू कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस, इसको हम लोग कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। एंड द सेकेंड इज यदि कोई भी सरफेस पे मॉलिक्यूल जाकर एडजॉर्ब हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के पास ये भी टेंडेंसी होता है कि ये यहाँ से वापस इवेपोरेट कर जाएंगे, दैट इज डिजॉर्प्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो एडजॉर्प्शन जो होता है इसमें दो अपोजिंग फोर्सेस काम करते हैं। एडजॉर्प्शन का अपोजिट क्या होता है? डिजॉर्प्शन। तो यहाँ पे दो अपोजिट फोर्सेस काम करते हैं, एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन। तो यही चार जो कि पॉइंट मेन आपके लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के एजम्पशंस थे। और यहाँ पर एक और बात की, इक्विलिब्रियम के टाइम, ओके, इक्विलिब्रियम के समय में ये आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। दोनों का रेट क्या होता है? इक्वल हो जाता है इन इक्विलिब्रियम। ओके, देन लेट्स सी इन 1916 जैसा कि लैंगमुर ने एक सिंपल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। और इसने इसे निकालने के लिए कुछ एजम्पशंस को पहले ही मान लिया था। इसका पहला एजम्पशन था कि कोई भी एडजॉर्प्शन किसी भी गैस का किसी सॉलिड सरफेस पे जब होता है किसी भी गिवन टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्म में तो फिर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो एट अ गिवन टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगा यदि हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जब तक कि एक यूनिमोलिकुलर लेयर न हो जाए सरफेस के ऊपर। मीन्स इसका कहना था कि यदि ये सरफेस है, सपोज करिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर आपको कैविटी है, मानिए कि ये सारे गैस के मोलिकुल्स हैं, तो जब ये इस पे एडजॉर्ब होंगे, तो यदि ये इस पे एडजॉर्ब हो जा रहा है, यदि इस कैविटी में ये गैस के मोलिकुल्स एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो इसमें केवल एक कैविटी में सिंगल मोलिकुल ही एडजॉर्ब होगा, नॉट मोर देन 1। और इसका सेकंड एजम्पशन था कि द एब्जॉर्ब्ड लेयर इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एडजॉर्बेंट, दैट इज होमोजेनियस है। थर्ड इसकी जो भी एडजेसेंट एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडजेसेंट एक दूसरे के बगल में जो कि एडजॉर्ब हुए रहते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। ओके, नो अट्रैक्शन और नो डिस्ट्रैक्शन, वॉट एवर बी। ओके, एंड द फोर्थ वाज दैट एडजॉर्प्शन कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिंग फोर्सेज, फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन एंड द सेकेंड इज डिजॉर्प्शन। एंड एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द डिजॉर्प्शन, दैट इज द रेट ऑफ बोथ द अपोजिंग फोर्सेज बिकम इक्वल। और इसी बेसिस पे लैंगमुर ने एक आइसोथर्म को डिराइव किया था, एंड दिस आइसोथर्म इज नोन एज लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलिए इसको हम लोग डिराइव करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है। तो मानिए कोई भी गैस है ए और कोई भी सरफेस है, ठीक है, सॉलिड सरफेस हो गया एम। यदि ए कोई गैस है, ये सरफेस हो गया एम, सरफेस है, तो जब ये इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा तो ये आपका एम बनेगा। यदि आपका ये ए है गैस के मॉलिक्यूल्स, बाद ये आपका एम है, तो जब ये इस पे आकर एडजॉर्ब हो जाएगा तो एम हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया।
अब एडजॉर्प्शन हो गया तो इसके पास ये भी टेंडेंसी होता है कि ये वापस डिजॉर्ब हो जाए, क्योंकि लैंगमुर के फोर्थ एजम्पशन से दोनों अपोजिंग फोर्सेस साथ में होते हैं, एडजॉर्प्शन भी होता है प्लस डिजॉर्प्शन भी होता है। तो फिर यहाँ से ये वापस इनके पास ये भी टेंडेंसी होता है कि अपने गैसियस फॉर्म में वापस चला जाए, ओके, लिविंग द एडजॉर्बेंट सरफेस बिहाइंड। तो फिर जब ये एडजॉर्प्शन होगा तो फिर यहाँ पे के ए हो जाएगा, मतलब के ए क्या है आपका, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन का रेट हो गया के ए। उसके बाद जब ये वापस डिजॉर्ब होगा तो ये जब उल्टा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका के डी, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, ओके। तो जहां पर के ए के डी क्या है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। यदि हम लोग देखें के ए का तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो हो गया आपका पी हम लोग मानते हैं क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। एंड ऑल्सो द सेकेंड इज दैट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वैकेटेड साइट, कितना साइट खाली है। तो नंबर ऑफ वैकेटेड साइट क्या होगा, n इंटू 1 माइनस थीटा। ये कैसे आता है यही समझना सबसे मेन पार्ट है। इस टोटल जो आपका इस टर्म में ये इजी है, बट इसका ये पार्ट जो होगा, ये जो समझ गया उसके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा। अब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेटेड साइट बराबर इतना कैसे हुआ, तो इसके लिए मानिए कि n हम लोगों ने माना, n क्या है, टोटल साइट्स जो कि प्रेजेंट है, ठीक है। ये जैसे कि आपका लेयर हो गया, इस पे कितने साइट्स प्रेजेंट है, ये हो गया n, और थीटा क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्ब्ड साइट, जितने साइट पे एडजॉर्प्शन हो चुका है वो क्या आपको थीटा। तो थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइट्स ऑक्युपाइड, जो कि साइट आपका ऑक्युपाई हो गया रहेगा, साइट्स ऑक्युपाइड बाई टोटल साइट्स, टोटल साइट में से जितना साइट ऑक्युपाई हो गया वही तो हुआ कि फ्रैक्शंस ऑफ एडजॉर्ब्ड साइट, टोटल में से जितना साइट ऑक्युपाई हो गया, ओके। यदि हम यहाँ पर गौर से देखें तो थीटा बराबर क्या होगा, ऊपर तो जैसे कि साइट आपका ऑक्युपाइड, चलिए ठीक है, साइट ऑक्युपाइड हो गया। अब टोटल साइट हमने कितना माना है, n माना है, क्या हो गया आपको n। तो यहां से हमको क्या निकला, साइट ऑक्युपाइड बराबर क्या होगा, बराबर n इंटू थीटा, n थीटा हो गया। साइट ऑक्युपाइड क्या होगा, n इंटू थीटा। अब जब इसमें से n थीटा साइट ऑक्युपाई हो गया तो फिर रिमेनिंग कितना बचा, मतलब वैकेंट साइड जो कि आपका रिमेनिंग बचा है वो कितना बचा, टोटल है n, और n थीटा साइड क्या हो गया, यूज हो गया। तो इसके बाद कितना बचा, टोटल में से जितना यूज हो गया माइनस कर देंगे तो फिर हम लोग का निकल जाएगा नंबर ऑफ वैकेटेड साइड। तो दिस बराबर इसमें से हम लोग n कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा, 1 माइनस थीटा। तो इस तरह हम लोगों ने वैकेटेड साइड क्या होगा, n माइनस एन थीटा, तो n इंटू 1 माइनस थीटा हम लोग का नंबर ऑफ वैकेटेड साइड निकल गया, ओके। तो ये आपका हो गया रेट ऑफ, तो ये आपका वैकेटेड साइड का वैल्यू इतना कैसे आया ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हो गया। अब इसके बाद देखें यदि हम लोग, तो फिर टोटल रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू पी हो गया इंटू 1 माइनस थीटा, और एन भी है, P1 माइनस थीटा, एन हो गया आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यदि इसको हम लोग बराबर लिख रहे हैं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर क्या होगा, के ए इंटू पी एन इंटू 1 माइनस थीटा। के ए क्या हो गया आपका, एक कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया के ए। अब इसी तरह यदि हम लोग रेट ऑफ डिजॉर्प्शन देखें तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, यदि हम लोग रेट ऑफ डिजॉर्प्शन देख रहे हैं तो फिर जितने मोलिकुल्स इस पे एडजॉर्ब हुए रहेंगे, जितने मोलिकुल सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे वहीं तो बाहर निकलेंगे, जितने मोलिकुल्स एडजॉर्ब हो जाएंगे वहीं तो फिर डिजॉर्ब होंगे। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोलिकुल्स एडजॉर्ब, जितने मोलिकुल्स एडजॉर्ब हुए रहेंगे वहीं उसका रेट ऑफ डिजॉर्प्शन होगा। तो ये आपका रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू कितने मोलिकुल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा साइट्स ऑक्युपाइड क्या है, आपको कितने एडजॉर्ब हो रहे हैं, साइट ऑक्युपाइड एन थीटा। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर एन थीटा। तो इसलिए इसको भी हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, दैट कांस्टेंट विल बी के डी, दैट इज डिजॉर्प्शन कांस्टेंट एन थीटा। तो यहां से हम लोग को रेट ऑफ डिजॉर्प्शन निकल गया, यहां से हम लोग को रेट ऑफ एडजॉर्प्शन निकल गया। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जैसा कि लैंगमुर ने माना था, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ
डिजॉर्प्शन होता है। तो फिर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन अभी हम लोगों ने कितना निकाला, देखिए लोग, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या था हम लोग को, पी के ए इंटू पी एन वन माइनस थीटा, के ए इंटू पी एन वन माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या निकालते, के डी इंटू एन थीटा। ये दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, ये बराबर हो गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे दो दो कांस्टेंट के बजाय हम लोग सिंगल कांस्टेंट लेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग के ए को यहाँ पे नीचे ला देंगे, तो के ए बाई के डी इंटू पी एन वन माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका, एन थीटा हो गया। तो इसके बाद इसको हम लोग करेंगे, के ए बाई के डी क्या हो गया आपको, के पी एन वन माइनस थीटा इज इक्वल टू एन थीटा, वेयर के बराबर क्या हो गया आपको, के ए बाई के डी बराबर अनदर कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट, इसको हम लोग मान लेंगे के। ओके, इसके बाद इस इक्वेशन से हमको बस एक ही काम करना है कि हमको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो फिर थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं, इस थीटा को हम लोग नीचे लाते हैं और ये के पी एन को हम लोग इधर लेके, जैसे एन एन भी कट गया। ओके, तो फिर ये थीटा को हम लोग नीचे लाते हैं, उसके बाद के पी को इस साइड लाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन माइनस थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वन बाई के पी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई थीटा माइनस थीटा बाई थीटा, थीटा बाई थीटा होगा ना, बराबर वन बाई के पी। तो वन माइनस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई के पी, जिसमें वन बाई थीटा बराबर क्या हो गया, वन बाई के पी प्लस वन। दिस इंप्लाइज डेट वन बाई थीटा इज इक्वल टू वन प्लस के पी बाई के पी, एलसीएम हो गया तो के पी ऊपर चला गया, तो इससे हम लोग को थीटा का वैल्यू निकल गया, थीटा इज इक्वल टू के पी बाई वन प्लस के पी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, तो बस कुछ नहीं है, जो भी है आपको इतना ही समझना, मेन पार्ट जो इतना समझ गए तो आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, दैट्स वाई। ओके, देन लेट्स सी, जैसा कि हम लोगों ने पहले देख लिया था, तो फिर वही हो गया आपका, E इज द गैस मॉलिक्यूल एंड M बी द सरफेस साइड, देन A प्लस M क्या हो जाएगा आपको, AM हो जाएगा, वेयर के ए के डी के आपको रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर ऑफ द गैस A तो P, और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन कैसे होता है, नंबर ऑफ द वैकेंट साइड, दैट इज n इंटू वन माइनस थीटा। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि n इंटू वन माइनस थीटा कैसे हो रहा है, तो फिर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लियरली मेंशन भी कर दिया है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ द साइट ऑक्युपाइड बराबर साइट ऑक्युपाइड बाई टोटल साइट, एंड n इज टोटल नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट अवेलेबल, जितना अवेलेबल है टोटल। ओके, इसके बाद देखें हम लोग, तो ये रहा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा आपको, पी एन वन माइनस थीटा हो जाएगा ओवरऑल, और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यदि हम लोग इक्वल करें तो कि ए डालेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल। ओके, नंबर ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पे, एन थीटा है, जैसा कि हम लोग ने निकाला। यहाँ पर टोटल साइड क्या हो गया, एन थीटा इज इक्वल टू साइट ऑक्युपाइड बाई एन, तो फिर साइट ऑक्युपाइड क्या हो गया, एन इंटू थीटा, दैट इज एन थीटा। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इक्वल नंबर ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज ऑक्युपाई हो रहे हैं, तो एन इंटू थीटा, एन थीटा। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या होगा, के डी इंटू एन थीटा, के डी क्या हो गया, अनदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन होता है, तो के ए पी वन माइनस एन दोनों को बराबर करेंगे, बराबर करके हमने ये इक्वेशन निकाल दिया, एंड दिस इक्वेशन 3 इज नोन एज द लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को आप ढंग से कर दे, क्योंकि यदि कोई मुझसे पूछता है कि ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि बस दो ही टॉपिक इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट इज द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड द सेकंड इज द लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सो डू इट वेरी वेल। तो फिर ये था आपको लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक इक्वेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को हम लोग इक्वेशन तथा कर्व दोनों के रूप में प्लॉट करते हैं, दैट्स वाई अब हम लोग इसका कर्व कैसा होगा उसके ऊपर देखेंगे कि वो कैसे निकालेंगे। तो फिर यदि आपको डेरिवेशन बोल रहा है तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बट इसका प्लॉट भी बना देना ज़्यादा सही होगा। जैसे यदि हम लोग देखें इसके बाद, तो मानिए कि जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होगा, जैसा कि मैंने बताया कि गैस क्या हो रहा है आपको एडजॉर्ब हो रहा है, ये जो गैस है वो आपको एम पे क्या हो रहा है एडजॉर्ब हो रहा है,
तो फिर मानिए x के अमाउंट ऑफ गैस है जो कि आपको m अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो रहा है स्मॉल m पे, तो फिर एडजॉर्प्शन पर यूनिट एडजॉर्बेंट क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस पर यूनिट ऑफ द एडजॉर्बेंट क्या होगा, x बाई m हो जाएगा। एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस पर यूनिट द एडजॉर्बेंट x बाई m। तो फिर लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अनुसार द एडजॉर्प्शन पर यूनिट एडजॉर्बेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड, दैट इज थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द गैस, ओके, नॉट नंबर ऑफ द साइड ऑक्यूपाइड, ठीक है, कितना फ्रैक्शन उस पे एब्जॉर्ब हो रहा है उसका फ्रैक्शन, ओके। यदि हम लोग एन थीटा लिख रहे हैं, यदि हम लोग एन थीटा लिख रहे हैं तो फिर वो आपका ये टोटल हो गया, बट थीटा क्या, आपको थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट गेट्स एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस। यदि x को हम अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब मान ले तो m ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट के ऊपर, तो फिर लैंगमुर एडजॉर्प्शन थ्योरी के अनुसार अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट दैट इज x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द गैस एब्जॉर्ब बाई द गैस। तो हम लोगों ने क्या निकाला, आपको x बाई m प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये हो गया। यदि हम लोग इसको देखें x बाई m प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x बाई m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हमने क्या निकाला थीटा का वैल्यू kp बाई 1 प्लस kp बाई 1 प्लस kp। तो इसको हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक और हम लोग कांस्टेंट लेंगे, तो ये कांस्टेंट मान लीजिए k डैश है, तो kp बाई 1 प्लस kp हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई m इज इक्वल टू k डैश इंटू kp बाई 1 प्लस kp। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन कोई भी, इक्वेशन 1 2 ये आपका 3 था, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 4 हो गया। तो यहां से हमको बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस इक्वेशन से p बाई एक्स बाई एम का वैल्यू निकालना है, ओके। तो यदि हम लोग ये p को नीचे ले जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई एम इज इक्वल बाई p इज इक्वल टू k डैश k बाई 1 प्लस kp, ओके। तो ये सब चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको अब हम लोग चाहे तो इसको हम लोग ऊपर भी पलट सकते हैं, इस इंपेरेटिव फिर p बाई एक्स बाई एम क्या होगा, p बाई एक्स बाई एम। इसको उल्टा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पर इसको उल्टा किया था तो ये भी उल्टा हो जाता है दोनों बगल का, तो इसको भी मैंने रिवर्स कर दिया, तो क्या हो गया 1 प्लस के पी बाई के डैश के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई के डैश के प्लस के पी बाई के डैश के कट जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं p बाई एक्स बाई एम इज इक्वल टू p बाई एक्स बाई एम किसके बराबर होगा, आपको p बाई के प्लस 1 बाई के प्लस के। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई के डैश इंटू पी प्लस 1 बाई के डैश इंटू के, p बाई एक्स बाई एम बराबर इतना। यदि हम लोग इस इक्वेशन पे ध्यान दें तो ये इक्वेशन हम लोग को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले इक्वेशन के जैसा है। इट इज सेम एज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो फिर ये आपका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो इस तरह भी हम लोग इसका प्लॉट खींच सकते हैं लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, ओके, बाय दिस वे। तो लेट्स सी इसके बारे में। तो वही काम किया जैसे इसका वैल्यू कैसे हमने डिराइव किया अभी हमने देख लिया, ओके। तो इक्वेशन जैसे कि 4 5 क्या है आपका, 4 और 5 लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ही डिफरेंट फॉर्म है। इक्वेशन 4 एंड 5 आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये इक्वेशन जो इक्वेशन 5 y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी के फॉर्म में है। और ये हम लोग यदि हम लोग प्लॉट करें p बाई एक्स बाई एम को p के अगेंस्ट, तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जिसका स्लोप क्या होता है, 1 बाई के स्लोप होता है और उसका इंटरसेप्ट होता है 1 बाई के डैश के, ओके। तो ये आपका लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का कर्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यदि हम लोग देखें लिमिटेशंस को, तो इसके मेन लिमिटेशंस बहुत है, बट 2 हम लोग कंसीडर करेंगे, ओके। द फर्स्ट इज द एट हाई प्रेशर पे, जैसा कि आपको मालूम है लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोला था कि यूनिमोलिकुलर लेयर ऑफ गैस ही बनेगा, बट एट हाई प्रेशर इट इज फाउंड दैट कि मल्टी मोलिकुलर लेयर फॉर्म हुए हैं। दैट इज द लेयर फॉर्म्ड, लेयर ऑफ द मोलिकुल्स फॉर्म्ड इज नॉट यूनिमोलिकुलर, दैट इट इज मल्टी मोलिकुलर लेयर। एंड द सेकेंड इज दैट लैंगमुर ने एज्यूम किया था कि सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट क्या होता है, वो होमोजेनियस होता है, बट इट हैज बीन फाउंड दैट द सरफेस ऑफ द सॉलिड आर हेट्रोजेनियस नॉट होमोजेनियस। ट्रू, दिस टू आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ द लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये जो भी इसके लिमिटेशंस है लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के, दिस लिमिटेशंस गिव राइज टू द
invention of BET theory, that is Bronner, Hammett and Taylor theory. Okay, and we will discuss about this theory in the next lecture. तो इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही देखेंगे. तो यदि आपको लेक्चर सही लग रहा, मतलब लेक्चर से यदि लग रहा कि कुछ आपको मिल रहा, देन यू कैन लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट. इसको आप शेयर करिए जितना हो सके, एंड कमेंट इट यदि आप इसके ऊपर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन है देन. ओके, देन थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.